एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। आज भी हमारा यही टॉपिक रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, आज हम -i देखेंगे। आज देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की आज की, और आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे आपके। ध्यान रहे ये बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन मान सकते हैं, मास्टर बन जाएंगे आप आज। तो यहां पर जो चर्चाएं हम करेंगे आज वो होंगी -i इफेक्ट के बारे में, कि -i इफेक्ट कब कब लगेगा, कहां कहां लगेगा। अमूमन लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं और इसमें एक लाइन बना लेते हैं, ना फरहान ना ऋतिक ना उसकी मां, पता नहीं क्या क्या लाइन बना के रटते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा रटेंगे, उस जो ग्रुप उसने याद किए हैं, जो रट्टा बिठाया ग्रुप का, उसे अलग आ गया तो फिर भाई लिपटेगी, मतलब वो कोई काम का नहीं रहेगा। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो -i इफेक्ट है, आज -i की चर्चाएं होंगी, वो कहां कहां लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। जनरली मैं बता दूं आपको, अपने पास ये 3 कार्बन मान लो हैं और उससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है अपने पास है, और ये जो रेफरेंस कार्बन हमने माना है ये sp3 कार्बन होता है। रेफरेंस में ये sp3 कार्बन होता है। हाँ, रेफरेंस पिछली क्लास में मैंने बताया था हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसके बाद उसी क्लास में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है, दूसरा नहीं बना सकता। तो हम कार्बन sp3 को रेफरेंस ले लेते हैं। कार्बन sp2 रेफरेंस नहीं होगा, कार्बन sp3 होगा। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये -i इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -i। अब कौन कौन से ग्रुप होंगे जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकेंगे, कौन कौन से वो ग्रुप होंगे? सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा ये ग्रुप क्या हो सकते हैं। ये ग्रुप हो सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? जिस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, आप कह सकते हैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ठीक है जी, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं Nr3+, जैसे Sr2+, जैसे NH3+, एक्सेट्रा। अब इनका क्या लेना देना है इससे? बहुत लेना देना है भैया। कैसे? देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं, एक तो नाइट्रोजन, इस ग्रुप की जगह मान लो अपने पास ये कार्बन है और ये कार्बन sp3 है, इससे जुड़ा हुआ है क्या? Nr3। क्या जुड़ा हुआ है? Nr3, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। यानी कि जब मैं इस कार्बन और नाइट्रोजन की सिंपल भी अगर चर्चा करूं तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। किससे? कार्बन से। कार्बन की जनरली हम बात करते हैं 2.5 और इसकी बात करते हैं जनरली हम 3। लेकिन आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी 3 प्रिंसिपल में पढ़ाऊंगा, वहां पता लग जाएगा ये कैसे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो याद करते हैं फर्जी है मामला। यानी कि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पहले नाइट्रोजन की, और ऊपर से इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा रखा। मतलब एक तो करेला, ऊपर से नाक चढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन पक्का खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां पर -i इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। ये थी आज की पहली बात, कि कैसा चार्ज हो, उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। दूसरा आप कह सकते हैं जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। क्या हो? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं, डेल्टा चार्ज उस पे हो सकता है। कैसे होगा? जैसे मान लो नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O और यहां पर जुड़ा हुआ है इससे, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे कैसा आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। वजह है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप ले लूं कार्बन कार्बन, उससे N डबल बॉन्ड O और ये लगा लूं, तो इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देगा। कौन? ये नाइट्रोजन इस चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पुल करेगा, और पुल करेगा तभी तो कैसा इफेक्ट है? -i इफेक्ट है। आप कह सकते हैं, आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, आराम से विजिबल होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ग्रुप आप कह सकते हैं। दूसरा
सी ही हो, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो। और ये तो सबको ही पता है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे कैसा आता है, पार्शियल नेगेटिव। ये जुड़ा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और फिर यहां इस कार्बन चेन से वो इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देगा, पुल करना शुरू कर देगा। तीसरे नंबर पर हम क्या बात करेंगे, थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे न्यूट्रल एलिमेंट की, न्यूट्रल बट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स देन कार्बन, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और ये कार्बन कौन सा, sp3 वाला, कौन से वाला, sp3। क्यों, क्योंकि sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये बात। और इनमें कौन कौन से ले सकते हैं आप, इनमें कौन कौन से ग्रुप लेंगे, इनमें वेरी सिंपल है, जो आप तुक्केबाजी करते हो, जैसे OH ग्रुप ले लिया, जैसे NH2 ग्रुप ले लिया, जैसे SH ग्रुप ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत पढ़ेंगे ग्रुप। ये ग्रुप आपने देखे होंगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, सल्फर पे 2, नाइट्रोजन पे 1। ये सारे के सारे ग्रुप आप कह सकते हैं -I इफेक्ट दिखाएंगे, -I इफेक्ट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींच डालेंगे। क्या आपको यह बात क्लियर है क्या? अगर ये बात क्लियर है तो आगे चल लेते हैं। ये बात क्लियर है, चलते हैं आगे। अब देखना, अब मेन मामला शुरू होने जा रहा है, -I स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, -I स्ट्रेंथ। अब ढंग से सुन लेना, अब ढंग से सुन लेना, कोई एक्सेप्शन नहीं, एक्सप्लेनेशन देखते जाना बस। अगर मैं बात करूं, यहां पर कोई भी कार्बन चेन है, वही कार्बन चेन हमने ले ली है, और यहां पर कोई ग्रुप अटैच कर दिया है, इस ग्रुप की चर्चा होगी। अब जब इस ग्रुप की चर्चा होगी तो हमने यहां पर ग्रुप पहले क्या लगाया, एक बार यहां पर इस ग्रुप की जगह क्या लगाया, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या लगाया, आयोडीन। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? अगर मैं यहां पर इस ग्रुप की जगह फ्लोरीन लगा दूं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर क्लोरीन लगाऊं, क्लोरीन कम खींच पाएगा, क्योंकि उसकी पावर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम है। यानी कि ये आप ट्रेंड बता पाएंगे किसका, ये ट्रेंड है -I का, और यही ट्रेंड है अपना किस चीज का, अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं -I स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। हम यहां से ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं, बिल्कुल क्लियर ये बात यहां से नजर आ रही है। लेकिन अगला एग्जांपल हम लेते हैं, ये एग्जांपल ले लिया हमने B, यहां पर मैं ले लेता हूं आयोडीन, और यहां पर उसके बगल में आप कुछ भी ले लो। लेट्स सपोज हमने आयोडीन के बगल में OH ले लिया, OH ले लिया। अब ये बात तो सबको ही पता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात करूंगा, एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, आयोडीन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, सेकंड टॉपर होता है टेबल का, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी टेबल में फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और आयोडीन तो बहुत पीछे, नाइट्रोजन से भी पीछे है। ये तो नाइट्रोजन क्या, इनसे भी देखो, फ्लोरीन क्लोरीन इनसे भी पीछे है। लेकिन जब मैं -I स्ट्रेंथ मेजर करूंगा तो उत्तर आता है जो आयोडीन है उसकी वैल्यू ज्यादा है। ये कैसे मामला हुआ? यानी कि आपने कहा, ये कहा ठीक है, लेकिन अगले ही पल आपकी फाइल निपट गई। लेकिन कई लोग मुझ पर टूट के पड़ सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वो कह सकते हैं यहां पर आपने OH लिया है और यहां तो O लिया है, मतलब O लिया है, एक ऑक्सीजन है और यहां पर क्या है, आयोडीन, और OH तो एक ग्रुप हो गया ना। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक तो है मेरे पास साइनाइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं इसे,
C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है, और उसके बगल में क्या आ जाए, फ्लोरीन आ जाए। अब मामला क्या होगा, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कमेंट करो, Cn और फ्लोरीन में से किसकी ज्यादा है, प्लीज कमेंट करें, कमेंट करें आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। एवरीबडी नोज जो साइनाइड है उससे कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको फ्लोरीन की नज़र आएगी, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने जाता हूं तो वो Cn की ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, और Cn की तो बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। या टुच्चे मुच्चे लोग हैं फ्लोरीन तो Cn के सामने। अब ये क्या लफड़ा है, इस मामले में भी हम फंस चुके हैं, यहां मामला फंसा है। यानी कि पहले एग्जांपल में तो अपने पास ठीक था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतनी माइनस आई स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन अगले ही एग्जांपल में पूरी फाइल निपट चुकी है, पूरी फाइल। और इसी को कहते हैं कि एक्सेप्शन आए हैं, एक्सेप्शन का खेला है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा एक्सेप्शन नहीं है। आई विल एक्सप्लेन, वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या आपको ये बात समझ में आई है? प्लीज आप कमेंट करें, जैसे ही आप कमेंट करेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे ही कमेंट करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पढ़ रहे हैं उसी के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपने देखी है उसमें क्या मामला है, क्या किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है, पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। केवल हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे, यानी कि सिंगल एलिमेंट की कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या है ये मामला पढ़ लेंगे। इसे हम कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंगल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है जी। दूसरा आप क्या कहेंगे? दूसरा आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कह सकते हैं, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बड़ी कमाल की और बेमिसाल चीज है, यही नहीं आती लोगों को तभी मामला फंस जाता है। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की आपको पढ़नी होगी, जैसे CN ग्रुप की पढ़ेंगे, एल्डिहाइड की पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ेंगे, एसीटेट आयन की पढ़ लेंगे, अमाइड की पढ़ लेंगे, एस्टर की पढ़ लेंगे। अलग अलग हैं, पूरा ग्रुप होगा और पूरे ग्रुप की कंबाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे एक तो मैं बात करूँ C की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक मैं बात करूँ CH3 की क्या है, एक मैं बात करूँ यहाँ पर नाइट्रोजन की क्या है, और एक मैं बात करूँ NR3+ की क्या है, या फिर NR2 की क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नाइट्रोजन से डिफरेंट है, बदल जाएगी जी, बदल जाएगी। अगर ये ना बदलती, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो हम ऑर्गेनिक आसानी से पढ़ लेते। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है तो उसका -I भी सबसे ज्यादा होता, लेकिन मामला पलटा है क्योंकि ग्रुप आया है। क्या आया है? ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे चर्चा कर सकते हैं? अब ग्रुप में कैसे चर्चा करेंगे? दो तो ये है टोटल प्रिंसिपल, 3 होते हैं, और तीसरा लगभग ये भी लोग पढ़ा देते हैं, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। इसे मॉडिफाइड कह देते हैं। कई किताबें इसको सिंगल एलिमेंटल जंप रूल के नाम से जानते हैं, सिंगल एलिमेंटल जंप रूल। तो इसमें, इस रूल में क्या किया जाता है? इस रूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की जाती है ऑफ की एलिमेंट्स। जो की एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखनी होती है। तो यहाँ एक सवाल तो यही उठेगा कि ये जो आपने की एलिमेंट लिखा है ये क्या लफड़ा होता है? की एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या वो डायरेक्ट जुड़ा है
या इनडायरेक्ट जुड़ा है। होता तो डायरेक्ट जुड़ा ही है, बट डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका। आप ये देखें आपकी स्क्रीन पर ये मामला, क्या आपको समझ में आया है? तो इसमें आप कह सकते हैं सबसे पहला नंबर ये है, दूसरे नंबर पे ये है और तीसरे नंबर पर ये है। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल है, अपने पास टोटल 3 प्रिंसिपल ऐसे हैं जो इसको डिटेल में खंगाल देंगे, डिटेल में आपको सारी बातें इसके बारे में बताने जा रहे हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात सुन रही है? सुन रही है तो यस कमेंट करो, हम आगे चल देंगे। बोलो जी, क्या हम आगे चल दें? क्या हम आगे चल दें? बिल्कुल चल देते हैं। अब जो अपने पास सिंपल एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का टॉपिक है। किसका है जी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। इसमें क्या बोला जाता है मैं बता देता हूं। जैसे अपने पास एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताएं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड तो सबको ही पता है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होगी आपकी इन केस में कार्बन की। यानी कि कार्बन के बगल में ये कोई भी आ जाए, ये हमेशा -I इफेक्ट ही लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, सबको पता है। ठीक है। नंबर 2 पे यहाँ पर आ जाए ऑक्सीजन, यहाँ पर आ जाए सल्फर, तो किसकी ज़्यादा होगी? तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। एवरीबॉडी नोज। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आ जाए, ये क्यों लिया? क्योंकि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन एक चैप्टर स्पेशल, उसमें यही पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है? यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला है, अगर मैं जनरल स्केल पे बात करूं, जनरली ऐसा होता है, जो साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। लेकिन ये बात कब की है? डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड क्या होगा? डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड हम ऐसा बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। पहली तो ये बात है, ये बात भी शायद आपको आती होगी, बिल्कुल आती होगी ये बात। ठीक है, आगे चले। यस कमेंट करो, यस करो। ठीक है। इसके आगे जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। क्या ये बात हमेशा के लिए सत्य है? नॉट ऑलवेज। क्या लिखा है जी? नॉट ऑलवेज। हमेशा ऐसा नहीं होता। कब कब ऐसा नहीं होता? हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी चेंज। वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे पता करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर एक कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक दूसरा कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो हम इसमें यहां पर उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं जी? परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर का मतलब क्या? टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3p के 1s का। टोटल ऑर्बिटल 4 हैं और परसेंट मतलब 100 में से निकालना है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा? 25% आ जाएगा यहां से। और यहां ऑर्बिटल टोटल कितने हैं? 3। s कैरेक्टर निकालना है, 100 से डिवाइड करूंगा 3 को, तो 33.33 आपके पास आ जाएगा। यहां पर टोटल ऑर्बिटल 2 है और s चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यानी कि जब मैं यहां से यहां चलता हूं तो परसेंटेज s कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ती है,
और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने से क्या होता है ये मामला देखो। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्यों होता है? क्योंकि देखो जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल क्या होता है न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। और न्यूक्लियस के पास होगा तो विदड्रॉइंग पावर बढ़ जाती है, विदड्रॉइंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। विदड्रॉइंग पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बिल्कुल खा जाएगा इलेक्ट्रॉनों को खींच खींच के, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाती है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बढ़ती है, यानी कि sp की, कार्बन sp की परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है तो क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी कम, और sp3 की तो और कम होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर कार्बन sp है, अगर कार्बन sp2 है, अगर कार्बन sp3 है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल रहेगा, sp वाले की सबसे ज्यादा, फिर sp2 वाले की, और फिर सबसे कम किसकी रही होगी? sp3 वाले की, क्योंकि परसेंटेज s करेक्टर क्या है, कम है। ये बात समझ लीजिएगा, जो परसेंटेज s करेक्टर है, जो परसेंटेज s करेक्टर है उसके क्या क्या रोल हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज s करेक्टर के, यानी कि परसेंटेज s करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? परसेंटेज s करेक्टर के। ये दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, तो यहां से आप इनको भी कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ सकती है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक पर नहीं जाने वाले, बस मैं रफली आइडिया दे रहा हूं आपको कैसे कोरिलेट की जा सकती हैं, लेकिन क्या क्या लफड़े हो सकते हैं वो भी हम यहां पर देख लेंगे। क्या आपको ये मामला समझ में आया है? अगर ये आया है तो हम आगे चल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन sp3 की, नाइट्रोजन sp2 की, नाइट्रोजन sp की, तो यहाँ फिर से परसेंटेज s करेक्टर हम देखेंगे तो यहाँ कितना है 25%, 3 को डिवाइड करूँगा 33.33%, और यहाँ पर 50%, यानी कि परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा किसका है? ज़्यादा है किसका? sp वाले का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का भी ये ट्रेंड रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं अगर आपको लिए चलता हूँ ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp2, और लास्ट में ऑक्सीजन sp पे लेके चलूँ, परसेंटेज s करेक्टर जब आप निकालोगे सेम मामला आएगा। 4 ऑर्बिटल 25%, 3 ऑर्बिटल 33.33%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 50%। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या होगी? सबसे ज़्यादा sp, और फिर इसकी होगी सबसे कम, ऑक्सीजन की होगी sp3 इस ग्रुप में। जैसे मैं फ्लोरीन पे चलता हूँ, क्या फ्लोरीन पे sp, sp2, sp3 की बात करूँ तो जवाब है नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ऑलवेज साइड एटम होता है, साइड एटम साइड में जुड़ता है, नेवर क्या फ्लोरीन नेवर बी ए सेंट्रल एटम। वो सेंट्रल एटम कभी हो ही नहीं सकता, और सेंट्रल एटम नहीं हो सकता तो क्या होगा? उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो बाय द एंड व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट आई वांट टू से, तो ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर अपने पास ट्रेंड आया है, पिछले पेज पे लेके चल सकते हैं। ये कार्बन का है और
अगले ही पेज पे ले सकते हैं। यानी कि कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp, ये ट्रेंड आया है। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? कार्बन sp। फिर नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, नाइट्रोजन sp, तो अपने पास यहाँ फिर से ये ट्रेंड आया है। उसके बाद ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp2 और ऑक्सीजन sp आया है, और सेम ट्रेंड हमें यहाँ ये देखने को मिला है। और फ्लोरीन ऑलवेज टॉप होता है, ऑलवेज टॉप। ऑलवेज टॉप क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा ही क्या रहेगा? साइड एटम रहेगा, सेंट्रल एटम नहीं रहेगा। ये ट्रेंड हमें पता है। और दूसरा ट्रेंड हमें क्या पता है? दूसरा एक टूटसी सी बात है, महाटूटसी बात बोलिए। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और सबसे कम यहां पर किसकी दिखेगी? कार्बन की। तो यानी कि यहां से मैं क्या ट्रेंड देख सकता हूं? यहां से मुझे ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा? कार्बन sp3, कार्बन sp2, कार्बन sp, कार्बन आया, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन sp3, नाइट्रोजन sp2, नाइट्रोजन sp, ये मामला। उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन sp3, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp, और सबसे लास्ट में क्या रहा होगा? फ्लोरीन रहा होगा। ये मामला होता है। क्या ये मामला आपको दिख रहा है? या फिर थोड़ा सा इसको इधर की तरफ खिसकाते हैं, फ्लोरीन दिख रहा होगा आपको। ठीक है जी, ये मामला है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसमें आप ये देखें, इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला, इनको जंप करवा दे, इसको इधर और इसको क्या करवा दे? इधर जंप करवाएंगे। और यहाँ फिर से नाइट्रोजन का लास्ट, ऑक्सीजन का फर्स्ट, ये दोनों भी क्या कर जाएंगे? जंप कर जाएंगे। और फ्लोरीन तो हमेशा ही टॉप मोस्ट रहेगा। ये दो जंप करवाने हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? सिंगल एलिमेंटल जंप रूल बोला जाता है। एक एक एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जंप कर जाता है। ये जंप मैं बताऊंगा कब कब लगेगा, कब नहीं लगेगा। ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ में आई है? उसके बाद क्या मामला बनेगा? तो यहाँ पर कार्बन sp3 आएगा, उसके बाद कार्बन sp2 आएगा, उसके बाद जंप करवा दो, कार्बन sp की जगह नाइट्रोजन sp3 लेकर के आओ, नाइट्रोजन sp3, फिर उसके बाद कार्बन sp, फिर उसके बाद नाइट्रोजन sp2 लेकर आओ, उसके बाद नाइट्रोजन sp आना चाहिए था, चेंज कर दो, ऑक्सीजन sp3 लेकर आओ, नाइट्रोजन sp लेकर आओ, उसके बाद ऑक्सीजन sp2 लाओ, ऑक्सीजन sp लाओ, और सबसे लास्ट में कौन लेके आओ? फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ये रहेगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपके पास ट्रेंड रहेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं डायरेक्ट ये ट्रेंड लिखता तो आप फंस जाते। आप याद कैसे करते? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मामला फंसता आपका। ठीक है, इसी को सिंगल एलिमेंटल जंप रूल के नाम से जाना जाता है। इसको और कैसे बना सकते हैं? टेबुलर फॉर्म में अगर आप बनाना चाहें तो यहां बना सकते हैं आप ऐसे, ये टेबल की फॉर्म में लें। ठीक है जी, इस टेबल में क्या करें आप? यहां पर लिखें एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस, एटॉमिक नंबर चलेंगे इस साइड, और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चलेगी, EN वैल्यू। ठीक है जी, इसमें एलिमेंट रख देता हूं मैं। यहां पर दिखेगा कार्बन, यहां पर हमें दिखेगा नाइट्रोजन, यहां पर दिखेगा ऑक्सीजन, और यहां पर क्या रहा होगा? फ्लोरीन रहा होगा। क्या ये बात समझ में आई है? ये एटॉमिक नंबर बिछा दिए, 6, 7, 8, 9 एटॉमिक नंबर, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कार्बन sp3 सबसे नीचे,
उसके ऊपर कार्बन sp2 दिख जाएगा, उसके ऊपर कार्बन sp दिख जाएगा। और इनके बीच में इधर आपको क्या दिख जाएगा, इधर आपको दिख जाएगा क्या, नाइट्रोजन sp3, यहाँ पर नाइट्रोजन sp2, यहाँ दिख जाएगा नाइट्रोजन sp। क्या हो गया, ये नाइट्रोजन sp। एक एलिमेंट जंप करेगा, नाइट्रोजन नीचे और इससे ऊपर ये चला जाएगा। यहाँ फिर से ऑक्सीजन sp, ऑक्सीजन sp2, ऑक्सीजन sp3 लेके जाएं, यानी कि यहाँ फिर से हमने क्या करवा दिया, इस एलिमेंट को इससे ऊपर पहुंचा दिया, जंप करवा दिया, और ये एलिमेंट तो इससे क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। समझ में आई। और फ्लोरीन ऑलवेज टॉप रहेगा, फ्लोरीन F ऑलवेज एट द टॉप पोजीशन। ठीक है जी, हमेशा इसकी टॉप पोजीशन यहां पर रहेगी। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है तो आप बोलें, ये बात क्लियर है तो आप बोलें। अब एक बात और सुन लो, सिंगल एलिमेंटल जंप रूल only valid in सेकेंड पीरियड। केवल सेकेंड पीरियड में वैलिड होता है, नॉट इन थर्ड पीरियड, नॉट इन थर्ड और ऑनवर्ड्स। ठीक है, ना थर्ड में लगता और ना उसके आगे आने वाले पे लगता। ये बात ध्यान रहे, ये बात आपके ध्यान में रहे। ठीक है जी, ये खास बात है। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पर नाइट्रोजन और यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, ये sp है, ये sp3 है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन किसकी ज्यादा रही होगी, तो नाइट्रोजन की ज्यादा रही होगी। ठीक है जी, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता फास्फोरस sp हो और यहाँ पर सल्फर sp3 हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी, फास्फोरस की ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं और ये कौन से के हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है जी, ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। क्या आपको ये बात क्लियर है, समझ में आई है क्या ये बात? मुझे बताओ क्या समझ में आई, बोलो। ये खास बात थी, कमाल की बात थी। अब इस चीज का रोल क्या होगा, क्या रोल होगा, मैं आपको बता देता हूं। बेस क्या होते हैं जनरली बेस क्या होते हैं, एसिड भी बता देता हूं। चलो, एसिड क्या होते हैं, ब्रोंसलेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एसिड जो H+ क्या करे, डोनेट, क्या करे, H+ डोनेट। और बेस क्या होंगे, बेस होंगे जो H+ क्या करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है जी, ये बात ध्यान रहे, जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है और जो H+ दे रहा है वो एसिड है। तो फोकस करें आप किस पर, एसिड पर। इसका क्या मामला है, अपने पास एक कार्बन चेन है, कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मान लो, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन NH2 और यहाँ पर एक क्या है, हाइड्रोजन। और मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। क्या डाल दिया जी, NaOH। NaOH क्यों, NaOH सोर्स है, यहाँ से क्या आएगा, OH-। ये OH-, अच्छा NaOH यहाँ पर क्या है, बेस है। क्या है ये, बेस है। और बेस है तो क्या देगा, OH-, और OH- देगा तो बेस क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ये जो H+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहां देखो
ये नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये या तो अटैक कर जाए इस हाइड्रोजन पर या अटैक कर जाए इस हाइड्रोजन पर। तो क्वेश्चन है कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करने जा रहा है, कौन से हाइड्रोजन पे अटैक करेगा? तो सिंपल सा जवाब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हाई होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, उस एलिमेंट के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो यहां क्या है, ये कार्बन है, यहां हाइब्रिडाइजेशन देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रही होगी, यहां से एक दो सिग्मा बॉन्ड है तो ये रहा होगा sp, यहाँ 1 2 3 और एक लोन पेयर है तो यहाँ क्या रही होगी sp3। यानी कि यहाँ एक कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है और एक नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर सिंपली देखते कार्बन और नाइट्रोजन में अगर सिंगल एलिमेंटल जंप रूल नहीं होता पता में, तो हम कह देते नाइट्रोजन की ज्यादा कार्बन की कम है। लेकिन हमें पता है किसकी ज्यादा आज ज्यादा है, किसकी, कार्बन की ज्यादा क्यों है, कार्बन की ज्यादा क्यों है, हमें कैसे पता कार्बन की ज्यादा है? आपको लिए चलते हैं फिर से सिंगल एलिमेंटल जंप रूल पर। क्या है, नाइट्रोजन sp और यहाँ पर नाइट्रोजन sp3 और यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर ये नहीं नजर आ रहा आपको तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। नाइट्रोजन आपको दिख रहा होगा क्या, sp3 और कार्बन क्या दिख रहा है sp3। अब इसका क्या लोचा हो जाएगा, इसका क्या लोचा है, इससे क्या होगा, इससे ही रिएक्शन होगी भैया, इससे ही रिएक्शन होगी भैया। क्या होगी रिएक्शन, देखो मैं बताता हूं। देखो अब देखो इस रिएक्शन को, अब इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ये ज्यादा है कार्बन sp, तो अटैक ये फिजिबल है, ये अटैक होगा, ये अटैक फिजिबल नहीं है। कब, क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट गिवन हो तो, और जनरली एक ही होगा। तो ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा H+ की फॉर्म में, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा NH2, ये लोन पेयर। ये हाइड्रोजन नहीं लगा रहे यहाँ पर, हम केवल इसमें और इसमें इंटरेस्टेड हैं, इन दो चीजों को समझाना चाहते हैं। तो ये H+ गया तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पर नाइट्रोजन आ जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज का क्या रोल है, इस नेगेटिव चार्ज का रोल ये है जनाब, अगर यहाँ पर CH3Cl होता, क्या होता, CH3Cl, तो ये अटैक मारता इस कार्बन पर और ये बाहर चला जाता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर से C और यहां पर क्या NH2 बनता, यहां NH2 बनता। अगर गलती से आप ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवा देते तो क्या होता, तो यहां होता HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ पर NH होता और इस नाइट्रोजन पे आप क्या लगा देते, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जैसे आया है, इसमें क्या डाला है, CH3Cl डाला है, आप इस नेगेटिव का अटैक यहाँ करवाते, ये Cl बाहर जाता, HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर C, यहाँ पर N, इसके साथ H और यहाँ पर क्या CH3, तो आप ये प्रोडक्ट बना देते, कौन सा बना देते, ये। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या, कि क्या रोल है इसका, ये रोल बताना चाह रहा है। लेकिन आपको पता है इस पे अटैक करेगा नहीं, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अगर हम सिंपल रूल से चलते कि कार्बन और नाइट्रोजन में EN वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, तो हम इस उत्तर पे पहुंचते और ये उत्तर हमारा गलत होता। अगर ऑप्शन टाइप पेपर है, ऑप्शन टाइप में तो आपको पक्का ही ये ऑप्शन भी मिलेगा, ये ऑप्शन भी पक्का मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है, क्या आपको ये बात समझ में आई है, क्या आई है, क्या समझ में ये बात? क्या ये बात समझ में आई है, कमेंट करो।
बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत प्यास लग रही है। लाइक शेयर कमेंट नहीं रुकने चाहिए। अब बताओ क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ऐसा ऐसा अगर एक और सवाल करवाऊं तो देखो, यहां पर है ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पर क्या है, एच है। अगर इस पे भी मैं कोई बेस डाल दूं, लेट्स सपोज NaOH डाल दिया, ये बेस है, और ये क्या देगा, यहां से OH माइनस छोड़ देगा। ये OH माइनस या तो इस पे अटैक कर सकता है या तो इस पे अटैक कर सकता है। किस पे करेगा, कैसे पता? सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी हाइब्रिडाइजेशन। इस पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रही sp3, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रही sp। क्या रही इसकी, sp। अब sp और sp3 में से कौन जीतेगा, sp और sp3 में से कौन जीत जाएगा? देखना, यहां एक तो है ऑक्सीजन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक है कार्बन, उसकी sp3 है, तो किसकी ज्यादा होगी? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन वाले की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन वाले की, क्योंकि सिंगल एलिमेंटल जंप रूल है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता या नाइट्रोजन और कार्बन होता तब कंपेयर कर सकते थे, ऐसे कंपेयर नहीं मार पाएंगे, ऐसे कंपेयर नहीं मार पाएंगे आप। यहां देख लो, यहां पे आपको दिख रहा है, एक तो क्या है आपके पास, एक तो कार्बन sp है और एक ऑक्सीजन sp3 है। एक ऑक्सीजन sp3 है, तो ऑक्सीजन sp3 की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। अगर इसकी ज्यादा है तो कौन सा अटैक फिजिबल होगा, हम कौन सा अटैक करवाएंगे, कैसे पता लगेगा? देखो, ये ज्यादा है, ये अटैक हो जाएगा, ये अटैक नहीं होगा। ये अटैक होगा तो इस H को लेके जाएगा और इस HO को लेके जाएगा, तो देखना O C C, दूसरा तीसरा, इस पे C ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर H, ये H प्लस गया है, इस पे कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव आ जाए, और यहां कुछ भी उसे मिल जाए, लेट्स सपोज C2H5, और उसके बगल में क्या मिल जाए, आयोडीन, C2H5, और यहां पर क्या है, आयोडीन। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इस पे अटैक मारेगा, आयोडीन बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा यहां से, C2H5 बॉन्ड किसके साथ, अच्छा ये पहले ये लिख देता हूं, पढ़ते कैसे, OC, यहां देखो ऑक्सीजन, कार्बन, दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा कार्बन, ये रहा चौथे कार्बन पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, H। अब इसने इस पे अटैक मारा है, अटैक मारने का मतलब इनका बॉन्ड बनना, क्या बनना, बॉन्ड। यहां से क्या गया है, H, यहां से क्या गया, I, तो HI का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां से, लेकिन मेन प्रोडक्ट अपना ये होता है, मेन प्रोडक्ट ये होता है। यहां क्या था, यहां OH, यानी कि ये क्या था, एक एल्कोहल था, एल्कोहल, ROR बना, ये क्या बना है, इथर की फॉर्मेशन हुई है, ROR से आपका इथर बना है। कैसे, देखो मैं बताता हूं, अगर किसी कार्बन चेन के पीछे अगर OH है तो उसे हम नाम देते हैं एल्कोहल, उसे एल्कोहल बोलते हैं। और कहीं भी ROR हो, इस H की जगह क्या आ जाए, R, उसे हम नाम क्या देते हैं, उसे नाम बोलते हैं इथर, ROR होता है इथर। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि एल्कोहल से इथर की फॉर्मेशन हो चुकी है। यहां एल्कोहल से क्या बन चुका है, एल्कोहल से इथर बन चुका है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये रिएक्शन बहुत आसान होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो रिएक्शन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट नहीं है तो भैया आपके बस की बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करें, कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से देख सकते हैं सारी स्लाइड शुरू से। क्या मामला शुरू किया था, माइनस आई स्ट्रेंथ हमने शुरू किया था। देख लो जी, देख लो, माइनस आई स्ट्रेंथ देख लो, ठीक है। क्या क्लियर नहीं दिख रहा आपको? अब दिख रहा होगा क्लियर,
अब क्लियर आई थिंक दिखना भी चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। कमेंट में यस टाइप करो अगर समझ में आया है तो। नहीं समझ में आया है तो डाउट पूछो कि ये समझ में नहीं आया है, ये बताओ जी, वही बताएंगे जी। ठीक है जी, ये था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये थी, माइनस आई स्ट्रेंथ हमने देखा था। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे माइनस आई स्ट्रेंथ बढ़ती है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही बढ़ जाएगी वैसे ही माइनस आई की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ये मामला था। लेकिन ये मामला क्या हर बार होगा? क्या हर बार यही मामला होगा? ना, ये मामला हर बार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कब नहीं हो सकता? OH आया, CNF आया तो मामला पलटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये थी और मामला पलटा। तो फिर हम आगे चले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देख रहे हैं उसी को पढ़ लेते। होता क्या? 3 तरीके की होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं? ये कवर कर चुके हैं, एक एलिमेंट की, और ये लास्ट वाला मॉडिफाइड कवर कर चुके हैं। ये ग्रुप की बाकी है, ग्रुप की बची हुई है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए? फॉर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। किसमें? ऑर्गेनिक में बहुत कमाल की चीज है और दुनिया इसी को नहीं पढ़ाती, इसी का रट्टा बिठवा देती है। और इसी का रट्टा बिठवाया है तो आप जो रिएक्शंस होंगी उनका भी आपको रट्टा बिठाना पड़ेगा, उनका भी रट्टा बिठाना पड़ेगा। और फिर कहेगी दुनिया आप 18 घंटे पढ़ो डेली, आप 18 आवर्स पढ़ो, आप 16 घंटे डेली पढ़ो जब सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर आप अच्छा ढंग से पढ़ा रहे हैं ना तो 16-18 घंटे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती जी। और रटवाओगे चीजें, वो रटते रहेंगे बार बार, कितने घंटे रट लो, रटने में क्या है। ठीक है जी। यहां पर देखिए आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एलिमेंट की। ठीक है, और ये होता है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं बताऊंगी आपको। जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना जी, सिंपली क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन। इसमें से EN वैल्यू कुछ लिख सकते हैं आप। इसकी 2.1 होती है हाइड्रोजन की, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 0.9 होती है। ये 3 वैल्यू आपको याद करनी होगी हर हाल में, 3 वैल्यू याद करनी होगी हर हाल में। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन, और उसकी EN वैल्यू क्या है? उसकी है जी 2.1। तो इसमें ऐड करते जाओ 0.5, ऐड करते जाओगे 1 में 1.5, इसमें 2, इसमें 2.5, इसमें 3, इसमें 3.5, और इसमें 4। लेकिन इसमें 0.3 ऐड करते चलेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, और इसमें हो जाता है आपका क्या? 3, 0.6 ऐड करते जाते हैं। यह नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी, नॉर्मल, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल है ये। ठीक है जी, ये पता हो आपको। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन भी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये हमने देख लिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो सवाल किया था वो चेंज हुई भी और नहीं भी हुई। आगे s ऑर्बिटल जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज एस करेक्टर के, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उतना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, या जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर आप लेके आओगे उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी बढ़ जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड ये देख सकते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। साइड एटम होता है हमेशा है फ्लोरीन, सेंट्रल एटम कभी भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद सिंगल एलिमेंटल जंप रूल है, एक एलिमेंट है वो जंप करता रहेगा, ठीक है। और ये बहुत कमाल की चीज़ है, कार्बन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के, फ्लोरीन तो हमेशा ही टॉप पे होता है, तो इसको एक एक एलिमेंट जंप करवा दिया यहाँ पर। और कार्बन नाइट्रोजन का कंपैरिजन होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपैरिजन होगा, कार्बन ऑक्सीजन का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और फ्लोरीन से नो कंपैरिजन, फ्लोरीन से किसी का नहीं होगा क्योंकि साइड एटम है, हमेशा टॉप पे रहेगा। उसके बाद ये टेबुलर फॉर्म में आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म में। उसके आगे सिंगल एलिमेंटल जंप रूल किस में वैलिड होता है, केवल सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में नहीं लग सकता। थर्ड पीरियड में देखना यहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके जस्ट नीचे वाले एलिमेंट है, नहीं लगेगा। उसके बाद हमने देखा ब्रोंसलेट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन करवा के देखना चाहिए, तो रिएक्शन से हमें पता लग गया कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सिंगल एलिमेंटल जंप रूल भी। हमारा देखो प्रोडक्ट ही बदलवा देगा, उत्तर ही बदल जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर से पता लग गया प्रोडक्ट बदल जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता तो एल्कोहल का एल्कोहल ही रहता, वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ है तो एल्कोहल का क्या बना है, ईथर बना है। समझ में आई है ये बात। और उसके बाद एल्कोहल कन्वर्ट इनटू ईथर, ये मामला था। आई थिंक ये मामला क्लियर हुआ होगा आपको। अगर ये मामला क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करें, आप कमेंट कर सकते हैं, अभी अभी टाइम है आपके पास, आप पूछें, जी भर के पूछ सकते हैं आप। कोई कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा। आज के एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कर दें क्या आपको, कर दें क्या धन्यवाद? चलो ठीक है, कमेंट जरूर करते रहो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लेक्चर अब देख रहे हो तो देख रहे हो, नहीं तो बाद में ये उड़ जाएंगे, ठीक है, उड़ा दिया जाएगा, सबको डिलीट कर दिया जाएगी, ठीक है जी। धन्यवाद।